हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबा मेडिकल एजुकेशन। तो हम बात कर रहे थे बेसिलस एंथ्रेसिस के बारे में। बेसिलस जनरली होता क्या है, अपन ने बेसिलस के बारे में बात कर लिया था कि हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। जनरली जो है हमारे सॉइल, वाटर और डस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी परिधि की ओर फ्लैजेला प्रेजेंट होने के कारण हम इसे पेरिट्राइकस फ्लैजेला कहते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट करता है। लेकिन जो बेसिलस एंथ्रेसिस इसकी सब स्पीसीज है वो नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिलस एंथ्रेसिस के बारे में देखा था। जो बेसिलस एंथ्रेसिस है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस का पॉजिटिव एजेंट है वो जो बेसिलस एंथ्रेसिस है ये हमारे जानवरों से फैलने वाली बीमारी होती है। मतलब ये क्या होती है, जेनेटिक डिसीज़ होती है। इसके पॉजिटिव एजेंट में आता है जू में रहने वाले एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस डिसीज़ है ये जानवरों से ह्यूमंस बीइंग के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो ह्यूमंस बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करेगी, यानी कि क्या करेगी, पहले एनिमल में इन्फेक्शन करेगी और उस एनिमल के कांटेक्ट में अगर ह्यूमन बीइंग आते हैं तो उस ह्यूमंस को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद जो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस को फर्स्टली किसने, पॉलेंडर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1849 में इसे डिस्क्राइब किया था। उसके बाद फर्स्ट उसको ये डिस्क्राइब किया गया कि यह एक फर्स्ट कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो कि हमारे जो ब्लड होता है उसको इन्फेक्टेड करती है। तो इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू या इनोकुलेशन के थ्रू ये फैलती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्टली रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट आए। रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने 1876 में इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद आए हमारे फर्स्ट बैक्टीरिया सीन किया गया है एट्यूनेटेड वैक्सीन के लिए। मतलब फर्स्टली लुइस पास्चर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1881 में एट्यूनेटेड वैक्सीन की प्रिपरेशन की है। ठीक है, एट्यूनेटेड वैक्सीन जो होती है वह वैक्सीन होती है जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन उसकी जो डिसीज़ कॉजिंग पावर होती है वो किल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जनरली होता क्या है, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, मतलब ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमको कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से यह प्रेजेंट होता है। इसके जो एंड होते हैं वो हमारे राउंडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई होता है। सिंगल, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली सिंगल में भी प्रेजेंट होते हैं, सिंगल पेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड शॉर्ट चेन में प्रेजेंट होते हैं। चेन आर सराउंडेड बाय कैप्सूल। इसकी जो चेन होती है वो क्या करती है, कैप्सूल के थ्रू घिरी हुई रहती है। ठीक है, और इसके जो कैप्सूल्स हैं जनरली किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर के होते हैं इसके कैप्सूल्स। स्पोर्स आर नेवर फाउंड इन एनिमल बॉडी ड्यूरिंग लाइफ। जो इसके स्पोर्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, दे आर फाउंड इन कल्चर और इन द सॉइल। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कल्चर और सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, ये है हमारा बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है, बेसिलस एंथ्रेसिस मतलब ये क्या, किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है गुथी हुई चोटी के नुमा दिखाई देता है। ये जो छोटे छोटे से स्लाइस दिखाई दे रहे हैं आपको कटे हुए, ये क्या है, ये गुथी हुई चोटी के समान इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके कारण ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी के कारण हम उसको बोलते हैं मेड्यूसा हेड अपीयरेंस। ठीक है, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेसिलस। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करें हम इसके कल्चर की, तो ये एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। मतलब एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है और फैकल्टेटिव एनारोबिक वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की अब्सेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो 12 से 45 डिग्री से होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका होता है हमारा 37 डिग्री से। ठीक है, अब बेसिलस एंथ्रेसिस के डिटर्मिनेशन के लिए हमारे कौन कौन से कल्चर मीडियाज़ यूज़ किए जाते हैं, तो हम उन कल्चर मीडियाज़ की बात कर लेते हैं। तो बेसिलस एंथ्रेसिस के डिटर्मिनेशन के लिए हमारे कल्चर मीडियाज़ के नाम है, जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिएंट आगार मीडिया। न्यूट्रिएंट आगार मीडिया होता है, ब्लड आगार मीडिया होता है। ठीक है, उसके बाद जेलेटिन स्टेप मीडिया होता है और ये ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न आगार मीडिया जिसे हम BHI भी बोलते हैं। ये जो BHI होता है ना, ये ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न आगार मीडिया, ये क्या होता है, हमारा फंगस के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसका डिटर्मिनेशन करता है, फंगस को अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो हम इससे करेंगे। उसके बाद इथाइलिन डाइएमिथाइलएसिटिक एसिड जिसे EDTA बोलते हैं, ये EDTA क्या होता है, EDTA जो होता है एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद
ये जो रिसेंबलिंग मतलब होता है की तरह, तो ये बेसिलस की तरह ही दिखाई देता है। लॉक ऑफ मैटेड हेयर सो कॉल्ड मेड्यूसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जिसका स्ट्रक्चर होता है वो गुथी हुई चोटी के समान दिखाई देता है, जिसके कारण हम इसको मेड्यूसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो हमारी गुथी हुई चोटी कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना, उसी तरह से हमारी जो चोटी है वो इस तरह से दिखाई देती है, तो ये इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होने के कारण हमें क्या बोलते हैं, इसे मेड्यूसा हेड अपीयरेंस इसको बोलेंगे। हाँ, आगे बात करते हैं हम इसके जो इसके कल्चर कैरेक्टर है। कल्चर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से दिखाई देता है। जो इसकी कॉलोनीज होती है वो टूटोथ्रियम की होती है। इसकी जो कॉलोनीज होती है वो उभरी हुई होती है और ग्रेश वाइट कलर की होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड अगार मीडिया की। तो ब्लड अगार मीडिया क्या होता है, ये नॉन ह्यूमिडिटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं जेलेटिन स्टेप मीडिया की। जेलेटिन स्टेट ये मीडिया की स्पेलिंग गलत लिखा गई है ज़रा से, मीडिया है ये, ठीक है, MEDIA, जेलेटिन स्टेप मीडिया। ठीक है, जेलेटिन स्टेप मीडिया जो हो ये क्या करता है, हमारे जेलेटिन को लिक्विफाइड करने का काम करता है। सोर्स इन्वर्टेड फायरटी अपीलेंस, मतलब जो इसके सोर्स होते हैं वो फायरटी अपीलेंस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने जेलेटिन स्टेप मीडिया ले लिया, किस में ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में हमने मीडिया को पूरा भर दिया, उसके अंदर जब अपीलेंस बनता है ना, तो जिस तरह से हमारी फायरटी दिखाई देती है उस तरह से कुछ इस तरह से अपीलेंस उसमें दिखाई देता है। मतलब आसपास इधर क्या प्रेजेंट होता है, जेल प्रेजेंट होता है, जेल से भरा हुआ होता है, और जो बीच का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ट्री के समान इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फायरटी अपीलेंस। इसके अंदर जो है हमारा ऑब्जर्व होता है। समझ में आया क्या होता है, हमारे कुछ ये इस तरह से फायरटी के समान स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो बायोकेमिकल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जनरली ग्लूकोज, माल्टोस और सुक्रोज का फर्मेंटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है एसिड को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो कैटालिस्ट टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ये रिड्यूस करता है नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं अपनी इस कैटालिस्ट टेस्ट की। कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिस्ट जो होता है कि हमारा बायोकेमिकल टेस्ट है। जब हम कैटालिस्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा, उसमें इस तरह से बबल्स हमें दिखाई देंगे। जैसे कि जो सरफ होती है, सरफ को अपन पानी में घोल देते हैं और जो बुलबुले उबार आते हैं ना, उस तरह से दिखाई देगा, तो मतलब पॉजिटिव है। और अगर इस तरह से जैसे कि पानी को हम ग्लास के सरफेस पर डाल देंगे और जिस तरह से वो ग्लास की सरफेस पर डला हुआ पानी हमें दिखाई देता है, उस तरह का अगर अपीयरेंस हमें प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो टेस्ट है वो ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। हम ट्यूब के अंदर अगर हम इसका टेस्ट ट्यूब के अंदर लगाएंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, ट्यूब का जो अपीयरेंस होता है वो क्लियर होता है। और तो नेगेटिव टेस्ट होता है अगर ट्यूब का अपीयरेंस जो है इसमें बबल का फॉर्मेशन होने लगता है, इसका मतलब क्या होता है, वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, उसकी बात करते हैं हम इसके रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो बेसिलस एंथ्रेसिस है वो किस तरह से दिखाई देता है, क्या होता है, कैसे किल्ड होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली बात करते हैं हम इसकी वेजिटेटिव फॉर्म की। इसकी वेजिटेटिव फॉर्म क्या होता है, तो इसकी जो वेजिटेटिव फॉर्म होती है हम उसको 60 डिग्री सी पर हम इसको किल कर सकते हैं। अगर 60 डिग्री सी पर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हमारा जनरली किल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पोर्स फॉर्म की। तो स्पोर्स फॉर्म में क्या होता है, किल्ड एट 40 डिग्री सी फॉर 1 आवर। मतलब जो इस बेसिलस एंथ्रेसिस के जो स्पोर्स होते हैं उसको अगर हमें किल करना है तो 140 डिग्री सी पर हम इसे इंक्यूबेट करेंगे 1 से 3 घंटे के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम इसको 10 मिनट तक बॉयल करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। देन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको 15 मिनट तक 4% पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन के साथ रखेंगे हम उसको, तो ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। देन हम ऑटोक्लेविंग करते हैं 121 डिग्री पर या 125 डिग्री सी पर 15 LPS प्रेशर पर 15 मिनट के लिए, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे किल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये हमारी जो एंटीबायोटिक होती है जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये जो एंटीबायोटिक होता है इसके प्रति जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ससेप्टेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। स्पोर्स आर ड्यूरिंग
दे कैन बी रिमेन वाइबल फॉर ईयर इन अ सॉइल एंड इन्वायरमेंट। मतलब इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित रहते हैं ना, कहाँ पर जीवित रहते हैं, सॉइल एंड इन्वायरमेंट के अंदर कई सालों तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, दे कैन सर्वाइव फॉर 5% फिनॉल फॉर फ्यू वीक। मतलब जो 5% फिनॉल का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम रखेंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा। कब तक सर्वाइव करेगा? कुछ हफ्तों तक ये सर्वाइव कर जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको जनरली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारे कैप्सुलर एंटीजन, सेकंड होता है सेल वॉल एंटीजन और थर्ड होता है हमारा सोमेटिक एंटीजन। कैप्सुलर एंटीजन का मतलब क्या होता है कि वह एंटीजन या वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर से सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे ये दिखाई दे रही है इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण हम इसे क्या बोलेंगे? ये कैप्सुलर एंटीजन है। ठीक है, कैप्सुलर एंटीजन मतलब कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने खुद को एक शेल से कवर किया रखा होता है, जिनके ऊपर एक कैप्सूल का आवरण प्रेजेंट होता है, हम उसको कैप्सुलर एंटीजन बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा सेल वॉल एंटीजन। सेल वॉल एंटीजन मतलब कि वह एंटीजन जिन्होंने खुद की बॉडी को कई सेल वॉल से कवर करके रखा है, मतलब उसके ऊपर कई लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जिस पर जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होती है उसको हम सेल वॉल एंटीजन बोलते हैं। अब लास्ट आता है हमारा सोमेटिक एंटीजन। सोमेटिक एंटीजन क्या होता है? सोमेटिक एंटीजन वो एंटीजन होता है जिसके ऊपर भी सेल की जो आउटर लेयरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एंटीजन होते हैं इसको हम सोमेटिक एंटीजन बोलते हैं और हम इसी को ही हम ओ एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो सोमेटिक एंटीजन होते हैं उसके अंदर भी हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम टॉक्सिन। तो इसका जो टॉक्सिन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि बहुत ज़्यादा जो सेल होते हैं ना, सेल के बाहर ये जो टॉक्सिन होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस के अकॉर्डिंग ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है वो किस तरह से दिखाई देता है? तो एंथ्रेसिस पैथोजेनेसिस में क्या है हमारा? एंथ्रेसिस जो है उसमें ये जो होता है फर्स्टली प्राइमरी डिसीज कॉज करता है जो कि एनिमल से होने वाली होती है। एनिमल्स कौन से? कैटल्स एंड शिप। कैटल्स के अंदर वह जानवर आते हैं जो 4 पैर वाले होते हैं, जैसे कि भेड़ है, गाय है, मवेशी। मतलब कैटल का मतलब होता है मवेशी। ठीक है, तो भेड़ में गाय में हमारे जो कुल मिलाकर जितने भी 4 पैर वाले जीव होते हैं ना उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है और उनके कांटेक्ट में आने से ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन कॉज करता है। अब आगे बात करते हैं इन्फेक्शन इंटर इनटू द एनिमल बॉडी बाय इंजेक्शन। तो जो ये इन्फेक्शन होता है एनिमल की बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। इन्फेक्टेड एनिमल डिस्चार्ज लार्ज नंबर ऑफ बेसिलाई नोज माउथ एंड रेक्टम। मतलब कि क्या होता है? इन्फेक्टेड एनिमल होता है वो डिस्चार्ज करता है लार्ज अमाउंट में बेसिलाई को, यानी बेसिलाई की जो क्वांटिटी होती है, जो बेसिलाई की संख्या होती है उसको लार्ज अमाउंट में जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं। किस चीज़ के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं? जैसे नोज़ है, माउथ है, रेक्टम है।